श्रद्धांजलि सभा में समाज हुआ एकजुट। ग्राम बड़पुरा में दिवंगत इशिका भाटी की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूरे समाज ने दहेज रूपी दानव के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। दहेज एक अभिशाप है और इसके खिलाफ सामाजिक चेतना ही सबसे बड़ा हथियार है। आइए देखें एक खास रिपोर्ट। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापे शांति औषधे शांति वनस्पते शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति 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 रे। 24 दिसंबर को उनके लालची ससुरालियों ने दहेज की मांग के चलते उन्हें मार दिया और मारकर मामले को आत्महत्या का रूप दे दिया। ऐसी हमारी बेटी, हमारी बहन हमारे बीच से चली गई। ये बड़ा विडंबना का विषय है। आज हमें उस बेटी की श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी आयोजित करनी पड़ रही है। समाज में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों इन घटनाओं पर रोक नहीं लग पाती? समाज का इसमें क्या दायित्व है? हम क्या कर सकते हैं? ऐसी दुखद गांव वासियों ने श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। में विचार देने के लिए इस दहेज के दानों पर 5-6 वर्षों से कार्य कर रही संस्था दहेज एक अभिशाप निवारण समिति के भी समस्त पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। हमारी बहन आदर भड़ाना जी हमारे और उपस्थित ग्रामवासी। देखिए, हम उसकी कानूनी लड़ाई के न्याय की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएं। 7 लोगों के नामजद एफआईआर हुई, जिसमें 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 2 बार ग्रामीण पारिवारिक जन वहां गए भी हैं, धरना दिया है पुलिस मुख्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर। उसके बाद क्या हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ है, वह आज ही स्पष्ट होगा। विषय पर लगा नहीं पा रहे हैं। क्यों हमारी बेटियों को कहीं जलाकर मारा जा रहा है, कहीं फांसी पर टांग दिया जा रहा है, तो कहीं उन्हें उत्पीड़न इतना दिया जाता है कि स्वतः ही वे अपने जीवन का अंत कर लेती हैं। यह इस परिवार की दुख नहीं है, हम सबका दुख है। ऐसे राक्षस लोग हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही बीच में हैं। हमारे ही लोग उनके समर्थन में आ जाते हैं, चाहे राजनेता हो, चाहे स्थानीय लोग हों। स्पष्ट था, दहेज की मांग की जा रही थी, तो इसमें तो कोई विषय ही नहीं रहा। तो इन्हीं सभी विचारों को देखते हुए आज यह श्रद्धांजलि सभा दी जा रही है। आप सभी आएंगे, सभी जो भी आते रहेंगे। मेरा निर्देश है, एक स्थानीय भाई बताता रहे कि अपना पहले पुष्पांजलि देवें, फिर अपने निर्धारित स्थल पर बैठ जावें। मनुष्य हैं हम सामाजिक प्राणी हैं। कोई घटना हमारे बीच घटती है तो हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, हमें विचार करने की शक्ति भी दी है। कोई घटना घटती है तो हमें विचार करना चाहिए कि घटना क्यों घटी और ऐसी घटना भविष्य में ना घटे, भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो, तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हम केवल शोक व्यक्त कर दें, अपनी जिम्मेदारी न निभाएं सामाजिक, तो यह न्याय नहीं है। तो यहाँ कुछ विचार आज हमारे जो अतिथि आए हैं वे रखेंगे अपना, उनका अनुभव है इन मामलों में। किसी का कानूनी अनुभव है, किसी का सामाजिक अनुभव है। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग यहाँ आए हैं हमारे संगठन की ओर से, तो आप उन सभी के विचारों को सुनेंगे। हमको आत्म प्रचार के लिए या मामले को वायरल करने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे। हम समाज की आत्मा को जागृत करना चाहते हैं। हम समाज से पूछना चाहते हैं कि ये घटनाएं, हमारी बेटियां 18, 19, 20 जो खेलने, घूमने, हंसने, खाने की उम्र थी, उस उम्र में वह दिवंगत हो गई हैं। उनकी मूर्ति पर हमें पुष्प चढ़ाने पड़ रहे हैं। इस बेटी ने अभी जीवन कितना ही देखा था, अभी तो इसने जीवन को ठीक से समझा भी नहीं था। मेरे ख्याल से मनविंदर जी बता रहे थे, भाई विक्रांत बता रहे थे, 18-19 साल उम्र होगी, ज्यादा ज्यादा 20 वर्ष उम्र होगी। क्यों जी? 20 वर्ष की उम्र। 20 वर्ष तो बाल्यावस्था ही होती है। 25-30 के बाद हमें जीवन के बारे में कुछ अनुभव हमें मिलता है। तो हमारी इतनी मासूम बहन को ऐसे लोभियों ने उनका जीवन छीन लिया हमसे। तो पहला कर्तव्य तो हम सबका यह है, जो परिवार कानूनी लड़ाई लंबी लड़ी जाती है,
एक दिन नहीं है हम यहाँ शोक सभा कर लें, अपने विचार दे दें और हम चले जाएं, हमारा कर्तव्य पूरा, ऐसा नहीं है। और ये संगठन भी ऐसा नहीं है। ये संगठन जब मामला उचित होता है तो ये पूरा प्राणपण अपना लगाता है। हमारे मनविंदर जी 2 बार गए संगठन की ओर से, चाहे कैंडल मार्च की बात हो, पूरा संगठन उसमें सहभागी रहा, मैं स्वतः आया। लेकिन वे चीजें प्रतीकात्मक होती हैं, उसमें हम समाज को जोड़ते हैं, लेकिन जो धरातल पर लड़ी जाती है उसका विषय अलग होता है। वह कानूनी भी हो सकती है, वह आर्थिक भी हो सकती है, वह सामाजिक भावनात्मक परिवार को सहयोग भी हो सकता है। उसका प्रचार नहीं किया जाता। उसमें स्वतः ही हमारा कर्तव्य बनता है, जो परमात्मा ने, जो ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम पीड़ित परिवार की मदद करें। तो मैं अपने संगठन की ओर से इतना इस पीड़ित परिवार को, गांववासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा। ये धरातल पर कार्य करने वाला संगठन है। इस संगठन की पहली विचारधारा यह है, ऐसे हादसे यदि दहेज के कारण हो रहे हैं तो हमें दहेज की कुप्रथा पर हमें अंकुश लगाना होगा। अब बच्चियां हमारी पढ़ लिख रही हैं, अपने पाँवों पे भी खड़ी हो रही हैं, मगर उसके बावजूद हमारी जो पुरुष मानसिकता है वो लड़कियों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि ये अपने पाँव पे क्यों खड़ी हो रही है, ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती। जबकि हम ही चलना ठीक से नहीं जानते हैं, वो बच्ची हमसे बेहतर चलना जानती है, फिर भी हम पुरुष मानसिकता के तहत उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते। ये हमारी जो कमी है, मैंने छुआ दी बात वो, कि हम कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि ये लड़की पराया धन है और यहाँ से चली जाएगी तो हमसे बला कटी। और जब बला काट दी आपने तो दूसरे ने भी वो काट दी। फिर हम दुखी होते हैं कि अरे ये बला नहीं थी, ये तो हमारी बेटी थी। तो हम अपनी बेटियों को ऐसे बला समझ के धक्का देने की नीयत से नहीं, बल्कि उनको अपने पाँव पे खड़ा करने की नीयत से पाले पोसे। अगर उनका पालन पोषण इस लिहाज से हो जाएगा कि ये अपने पाँव पे खड़े होके देश के लिए कोई असेट बनेगी, दूसरों को ये चला पाएगी, देश को चला पाएगी, समाज को चला पाएगी, तो उसके साथ ऐसा अत्याचार नहीं होगा। दूसरा बात, हम लोग इस बात को बहुत जगह ये कहते हैं कि रिश्ता करने से पहले 6 बार सोचिए कि बेटी को किस घर में दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होती है जरूर इम्पोर्टेंट, पर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती कि वो संस्कारों से भारी हो जाए। पढ़े लिखे लोग भी क्रिमिनल होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी गुनाह कर देते हैं। तो हमें बेटियों को ऐसे घर में दें जहाँ संस्कार हो, जहाँ बच्चियों की कदर हो। और अगर उस घर में हमारी बच्चियों की कदर, बेटी को सुख नहीं दे सकता। समय में ऐसी चीजें घटना ना घटे। उसकी एक छोटी बच्ची है, उसका फ्यूचर है, उसका भविष्य है, वो आप सबके हाथ में है। उसको कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या हुआ है। लेकिन मैं अपनी संस्था की तरफ से आपको ये दिलासा दिलाता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम तन मन और धन से पीड़ित परिवार की हेल्प करें। हमारी कोशिश होगी और मेरी ये कोशिश होगी कि उस बच्चे की एजुकेशन में भी मैं हेल्प कर सकूँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत है। मैं आज कह के जाता हूँ, इससे जो बच्चा गया है वो वापसी तो आ नहीं सकता, लेकिन आने वालों को कुछ ऐसा सबक मिले, उसके लिए किसी एक को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बाकी सबको साथ देने की ज़रूरत है। इस दहेज रूपी दानों को हम इस समाज से ख़त्म करके छोड़ेंगे। इस बच्ची के लिए वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब एक एक साथी यहाँ से इस संकल्प के साथ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और बच्ची को एक बार फिर श्रद्धांजलि। बहुत अच्छा परिवार से आती हूँ, ये परिवार भी मेरा ही है। जिस उम्र में बच्चे को खुद को संभालने की शक्ति होती है, हम उस उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं। आज बच्चे की उम्र 20 या 19 साल बताई जा रही, 3 साल पहले उसकी शादी कर दी है 16 साल की उम्र में। जब बच्चे को खुद को संभालना नहीं आ रहा तो वो दूसरों को कैसे संभालेगी, परिस्थितियों तो कैसे लड़ेगी। तो पहले हम बच्ची को इतना मजबूत बनाएं, उसे अपने पैरों पे खड़ा करें, पढ़ाई लिखाई, कि वो जो समाज में कि कितनी कठिनाइयाँ हैं उनसे लड़ने की उसे शक्ति आ सके, तभी वो बच्ची उन परिस्थितियों से लड़ पाएगी। जब हम ही उस बच्ची को कमज़ोर कहते हैं ना, कि अभी किसी भी बच्चे को खड़ा होने से पहले ही उसको दौड़ना सिखा दे तो वो तो गिरेगा।
मैं एक एडवोकेट हूँ और आए दिन कोर्ट में ऐसे केस देखती रहती हूँ। इतनी शादियाँ होते हुए नहीं देखती, उससे ज़्यादा मैं टूटते हुए देख रही हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारी कमी होती है कि हम अपनी बच्चियों को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनाते। करने की बात रही हो या एसपी की गिरफ्तार करने की बात रही हो, चाहे कैंडल मार्च की बात रही हो, ये वास्तविक बात है। गांव की एकता ने ये दिखा दिया कि नहीं तो वहाँ का जो शासन प्रशासन सुनने में है कि कहीं ना कहीं सबकी गिरफ्तारी हो। और मेरी बहन एडवोकेट सीमा बहन जी बता रही थी कि कहीं ना कहीं अभी गाँवों में आज महंगाई का दौर है। जो दहेज के ऊपर हम जो आज दहेज एक अभिशाप निवारण समिति काम कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि आए दिन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है। कहीं ना कहीं हम भी समाज के तौर पर रिश्ते नाते कराते हैं, सबसे पहले पूछते हुए कैसी शादी कर देंगे भाई। तो कहीं ना कहीं माता पिता की बड़ी घबराहट होती है, कहीं ना कहीं भाई एक बेटी के साथ दूसरी बेटी भी निकल जाए। कहीं ना कहीं महंगाई का दौर है, भाई कल को डबल बारात आएगी, खाना खर्चा हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है। जब होती है तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं भाई कर भाई, और लोग करते पड़ोसी भी कहते भाई कर भाई, ऐसे क्यों थोड़ी है भाई करना पड़ेगा तो चल ही रहे हो जी। अब तो समाज में भाई दहेज को तो पर्सनल दहेज ही देना पड़े, सबको हम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति आ जाती है कि जो कम उम्र में शादी करनी पड़ जाती है। रही पढ़ाई लिखाई की बात, देखो पढ़ाई लिखाई सभी अधिकतर लोग करा रहे हैं, सभी बेटियों को भी बेटा को बराबर पढ़ा रहे हैं, पढ़े लोग के बच्चे हैं। अभी मैं जैसे ही हमारे प्रकरण चल रहा था, एक फ़ोन आया मेरठ से, तो वे कह रहे थे कि एक बेचारी उनको बता रहा था कि जो मेरी बिजनेस में मुझे घाटा आ गया, मेरी बेटी 40 साल की हो गई पर दहेज के कारण शादी नहीं कर पाई। और लड़की जो बीएड कर रहा है, लड़की प्राइवेट स्कूल में कहीं जॉब कर रही है, पढ़ा रही है, लेकिन बीच में खूब प्रयास करा। जहाँ अगर मैं कहीं देखने भी जाता हूँ तो गरीब ज़्यादा मिलता है, कहते हैं भाई दहेज देना पड़ेगा। अगर बड़े घर में देखोगे, पढ़ा लिखा लड़का देखोगे तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। तो अधिकतर ये स्थिति भी चल रही है कि लड़की पढ़ा लिखाने के बाद भी फिर जो दहेज तो देना ही देना, जो ज़्यादा जितनी लड़की ज़्यादा पढ़ाएंगे दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए इस पर तो देखो सच्ची श्रद्धांजलि मेरी तरफ से तो ये रहेगी कि कहीं ना कहीं इसमें जो विचार करने का विषय है। मैं और समाजों में भी देख रहा हूँ कि चाहे वे यादव समाज हो, उसमें अभी पंचायतें चल रही हैं गांव-गांव, उसमें भी कि भाई कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची पर वे भी रोक लगा रहे हैं। तो हमारे गुर्जर समाज, विशेषकर लोग गुर्जर समाज से सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि विशेषकर जो अधिकतर एनसीआर की तलहटी पर सबसे संपन्न गुर्जर समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक। लेकिन जो शादी ब्याह में फिजूल खर्ची इतनी ज़्यादा हो रही है कि हद से अति हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब लोग, मैं अपने गांव स्वराजपुर से आता हूँ, मैं 95% लोग प्लॉटों पर आ गए हमारे गांव के। तो अब तुम्हारे गांव में तो पता नहीं जमीन सब गांव में ऐसी बचे प्लॉटिंग पर आ गए। तो स्थिति ये बच रही है कि मैं कह रहा हूँ जिसमें सुधार करें, अन्य ऐसे निक्की और इसी का जैसी बेटी रोज मारी जाएंगी। और हम और छोटी सी देखी भी, जबकि मेरा पड़ोस में घर है, बहुत तारीफ थी, बहुत सहन शक्ति और कम बोलने वाली लड़की। जैसे बहन जी ने कहा था, कुछ आदमी की मजबूरी, कुछ अभी भैया ने बताया कि प्लॉटों में बात आ गई, खेत तो खत्म हो गए। भैया यही स्थिति इसी गांव की भी है, सारा गांव बिका पड़ा है 2-4 लोगों पे। ना तो बेटी का ब्याह बिगर जमीन बेचे होता, ना कोई मकान। ये हमारे समाज की है। और सबसे बड़ी बात ये है, बड़ी शर्मनाक बात है, हमारे समाज में जुट रहना चाहिए और सबको अपने बेटी बहुओं को एक तरीका से देखना चाहिए। कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले कि बेटी के लिए बहू के लिए अलग हो गए। हमारे सब समाज को ये सब कुछ देखना चाहिए। बेटियों की कीमत समझेगा, कैसे हमारी बेटियां यूं ही प्रताड़ित होती रहेंगी। समाज में एक ट्रेंड बन गया है, या तो लड़कियों को मार दो या जला दो या भगा दो। तो क्या समाज हमारी लड़कियों के लिए आगे आएगा या ऐसे ही हमारी लड़कियां बर्बाद होती रहेगी? तो मैं इस समाज से प्रार्थना करती हूँ कि सारी चीज़ें आजकल इतने ट्रेंड में आ गई हैं कि सिर्फ बहन इशिका ही नहीं, इशिका जैसी न जाने कितनी बहनों के साथ ये हो रहा है। और हम सबको एक होना होगा और बहन इशिका को तो न्याय दिलाना ही है। देश की हर लड़की को, समाज की हर लड़की को न्याय दिलाना होगा। आज कम से कम किसी भी गांव में चले जाओ, बहुत गांव में बहुत सारी लड़कियां परेशान हैं। आए दिन लड़कियां छूट रही हैं, आए दिन लड़कियों को मारा जा रहा है, बच्चों को छीन लिया जाता है। लड़कियों का कोई जीवन नहीं है क्या? लड़कियां इसी तरीके से ऐसे ही होते रहेंगी? अगर ये समाज मौन रहा तो यही सब होता रहेगा। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि हम
यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, बल्कि बहुत लोगों को इकट्ठा होना होगा। बहन इशिका को न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। एक लड़की, उसके ऊपर ससुराल वाले कह देते हैं अपने आप मरना चाहती है और कह दिया जाता है कि ये तो मर गई, ये जीना नहीं चाहती थी। हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। कभी कोई सास क्यों नहीं मरती, कभी कोई ननद क्यों नहीं मरती, घरों से सास या ननद को क्यों नहीं निकाला जाता? हमेशा सिर्फ एक बेटी को ही, या तो वो पैर की जूती बन के रहे या फिर उसको मर जाना होगा। नहीं तो ससुराल वालों तो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हम पता नहीं कितने बड़े अत्ते खां हैं, पता नहीं क्या है। दहेज ही नहीं, सिर्फ दहेज ही बीमारी नहीं है, उसके अलावा आजकल लड़कों का जो चरित्र है वो इतना गिर चुका है कि उनके कई अफेयर्स हैं, या तो वो उनको बर्दाश्त करें लड़कियां। पूर्व पार्षद हैं, मैं भी बहुत बड़े घर की बहू हूँ, मेरे साथ भी ये सब हुआ, मैंने भी वो सब झेला है, लेकिन मैं फिर भी लड़ रही हूँ। मैं मरी नहीं, मैं डटी रही, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं उन सब बहनों के लिए खड़ी हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से आज फिलहाल यहाँ ये तो शोक सभा है। हर परिवार में कहीं ना कहीं बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों के लिए, उन सपनों को साकार करने के लिए उनका हम साथ देते हैं। लेकिन उसके बाद भी आज जिस विषय को लेकर हम आज एकत्रित हुए हैं, इस विषय पे हमें गंभीरता से इस विषय के बारे में हमें सोचना होगा। जब बहन इशिका भाटी के बारे में इस चीज़ की जानकारी हम सभी को, समाज को पता चली, सभी को बहुत पीड़ा हुई। बेटी को जन्म के बाद से ही हर समाज में उसके सपनों को, उसकी पढ़ाई से ज़्यादा उसकी शादी और दहेज के बारे में उस परिवार को चिंता होने लगती है। हमें इस सब चीज़ से अलग हटकर बेटी के जन्म होने के बाद से उसकी पढ़ाई पे जोर देना चाहिए, उसकी आत्मनिर्भरता पे जोर देना चाहिए। गांव वालों को, बड़पुरा वालों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये पीड़ा आपकी अकेले की पीड़ा नहीं है, ये हमारी पीड़ा है, समस्त नारी जाति की पीड़ा है। हमारे गुर्जर जाति के लिए, जो वीर गुर्जर जाति, हमारी बहुएं कभी भी इस प्रकार की त्रासदी को ना झेलें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि ऐसा हम संकल्प उनको व्यवहार में ना लेके आए। तो मेरा अपना मानना, यहाँ सभी जन जो आए हैं, सभी ने, प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने विचार दिए हैं। मेरा मानना ये है कि जब तक हमारी मातृशक्ति सारी सीख ली जाए, परंतु जो हमारा समाज और हमारे माता पिता हैं, यदि वो इस बात को समझ ले और आने वाली पीढ़ी को भी समझाए कि ना तो दहेज दिया जाएगा और ना दहेज लिया जाएगा,